नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव का समय है जनता के लिए अपने प्रतिनिधि के चुनाव का। जनता का भरोसा जीतने का समय है, तो जनता के लिए चाल चरित्र चेहरे की पहचान का समय है। निष्ठा, प्रतिष्ठा, सियासी परंपरा की परख होगी। क्या मिलेगा, क्या बदलेगा, क्या बेहतर होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले कौन कहां मिलेगा, कौन कितना बदलेगा और कौन किससे बेहतर होगा, ये पता लगाने की मशक्कत है। कुर्सी बचाने, कुर्सी तक पहुंचने के लिए दल बदल का खेल, खुला खेल फर्रुखाबादी सा चल रहा है। अब कौन पास, कौन फेल, ये सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा है। कैबिनेट से इस्तीफा, नाइंसाफी की बात। लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर। चिराग की चली, चाचा रहे खाली हाथ। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उन्हीं की वजह से आज हमारी पार्टी को जो सम्मान मिला है, ये उनके संघर्षों का सम्मान है। जेडीयू से अलग हुए फातमी, आरजेडी में लौटने के कयास। दरअसल ये जो सरकार गिरी बिहार की, और जिस तरह से गिरी, इसमें हम लोग बहुत आहत थे। कम से कम बातचीत होनी चाहिए थी और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से मैंने छोड़ दिया। पहले किराए का घर, अब अपनों का साथ। बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि भाड़े के घर में भटक रहे हैं, अभी अपना घर में सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दल बदल का खेल, कोई पास कोई फेल। अभी जो खेल चल रहा है वो किसी जीत या किसी हार के लिए नहीं चल रहा है। अभी अपनी पहचान, अपनी जगह, अपनी शक्ति बचाए रखने और उसे बढ़ाए रखने की कोशिश में चल रहा है। और ये सारा खेल जनता की नज़रों के सामने चल रहा है। उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इन सवालों का जवाब जानेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर उनका प्रतिनिधि चंदन सिंह हैं हमारे साथ है। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह हैं और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ओर से पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंदन जी से। चंदन जी, पशुपति पारस को हमने आज तक सुना, ऐसा भाव था कि कुछ नहीं मिला है, इसके कारण अब नाराजगी है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर लिस्ट बन गई है तो बीजेपी उस पर विचार करे। तो अब आगे क्या, याचना तो हो गई, अब रण होगा? देखिए, राजनीति में संभावनाओं के द्वार बराबर खुले हुए रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और न्याय नहीं हुआ है, इसका सीधा संदर्भ है कि देखिए 2019 से हमारे साथ लगातार सभी सांसद रहे हैं और हमको पूरा यकीन था कि एनडीए की तरफ से हमको पुनः रिपीट किया जाएगा, लेकिन उस तरीके का नहीं आया लिस्ट। तो काफ़ी इसमें जो है निराशा फैली हमारे कार्यकर्ताओं में भी। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बन जाता है कि लोकसभा चुनाव में अपने सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ें और पुनः 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग वह सभी सीट को जीतकर सदन पहुंचे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य स्पष्ट है, क्लियर है। हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, नवादा हो, खगड़िया हो, वैशाली हो, इन सभी सीटों पर पार्टी अपना मजबूत उम्मीदवार देगी और 2024 का रण जो है हम लोग के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए, राजेश जी की बात अभी सुन लेते हैं। राजेश जी, 24 का रण तैयार तो है, लेकिन ये उसी तरफ से लड़ने की तैयारी में है जिस तरफ फिलहाल आप खड़े हैं। लेकिन आप जिन परिस्थितियों में हैं उन परिस्थितियों से बिल्कुल इतर परिस्थितियां हैं आरएलजेपी के लिए। ऐसी परिस्थितियों में क्या सामंजस्य बन पाएगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, सामंजस्य बनाने की आवश्यकता भी क्या है दीपक जी? नहीं, आपके पार्टी के नेता चिराग पासवान जेडीयू से सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं, इस लिहाज से ये सवाल खड़ा हो रहा है।
देखिए, छल प्रपंच, विश्वासघात और आस्तीन के सांपों की अब कलई खुल गई है। खासकर जो अपने परिवार का नहीं होगा, वो भला पार्टी और राजनीति में देश के लिए क्या होगा। यह बात अब पूरी तरह उजागर हो गई है, स्पष्ट हो गई है और इस बात पे मुहर भी लग गई। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई, आप तो परिवार को बांट दिए, पार्टी को बांट दिए, भला जिसका परिवार में ही क्रेडेंशियल खराब हो जाएगा, बाजार में उसकी क्रेडेंशियल क्या बचेगी दीपक जी। तो यह तो स्थिति आने ही वाली थी और आई है, तो ये स्वाभाविक स्थिति है, ये होना ही था। भाई, जिसके पास संगठन नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, जिसके पास कोई बिहार में जनाधार नहीं है, जनाधार विहीन पार्टी को भला कौन एनडीए के गठबंधन में रखना चाहेगा। यह बताता है कि जनाधार विहीन लोगों की यह एक पूरी जमात खड़ी हो गई थी। और संगठन जो कहने का मतलब है, जब पार्टी दो भागों में विभक्त हुई, तो यह संगठन जो है आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जो है खड़ी थी। और संगठन बड़ा होता है, सांसद और विधायक तो आते जाते रहते हैं। संगठन होने पर कभी भी विधायक आपके पास संख्या बढ़ जाएगी और कभी भी विधायक और सांसद बनाए जा सकते हैं। तो संगठन का महत्व एनडीए ने भी समझा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को यह अवसर मिला है। निश्चित तौर पर हम लोग बेहतर प्रदर्शन पिछले 2024 और 19 की भांति इस वर्ष भी 2024 में हम लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और 40 के 40 सीटों का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, बिहार में 40 के 40 सीटों पर कोई अब प्रश्न चिन्ह नहीं है। देखिएगा, क्लीन स्वीप भारी अंतर से होगा दीपक जी, और 400 के पार का जो एनडीए का लक्ष्य है वो हम लोग पूरा करने में बिहार से एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया चंदन जी कुछ देना चाह रहे हैं। चंदन जी, 2020 के बाद जब पार्टी के सभी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष चिराग पासवान को नेता सदन के पद से हटा दिया था, क्या उस समय चिराग पासवान की लोकप्रियता नहीं थी? चिराग पासवान का 12 नंबर का जो बंगला था 12 जनपद का, वो खाली कराया गया, क्या वो उस समय उनकी लोकप्रियता नहीं थी? चिराग पासवान लगातार बिहार के उपचुनाव लड़ते रहे और जमानत जब्त कराते रहे, क्या चिराग पासवान की लोकप्रियता नहीं थी? पुरस्कार मिला। अरे ठंड रखिए, कलेजा में ठंड रखिए, ठंड रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, हम समझ रहे हैं, पूरी तरह सुनने की क्षमता रखिए। अगर मकान आपसे तेज आवाज है भट्ट साहब, आपकी बारी में नहीं बोले हैं, आराम से ठंड रखिए। तब उसके देखिए, चिराग पासवान छद्मवेशी हैं और जिस तरीके से देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारने का काम चिराग पासवान किए, ठीक है, छल प्रपंच करके आज आंसू बहाकर वो उनको सहानुभूति का वो लग रहा होगा कि ये एक दलितों के नेता हैं, लेकिन इनका बराबर जमानत जब्त हुआ है और बिहार में 40 सीट पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। चलिए, एक कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं है, एक कह रहे हैं दूसरे के पास संगठन नहीं है। अब पूनम जी, आपके पास मैं देर से इसलिए आ रहा था ताकि मैं आपको भी और दर्शकों को भी परिस्थितियों का एहसास करा दूं कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल स्थिति है। घर में अभी तो पशुपति पारस को बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनसे रिश्ता टूट गया हो, सार्वजनिक ऐसा हुआ नहीं है न किसी ओर से। और दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें देकर पशुपति पारस के गुट को नाराज किया गया है, ये स्पष्ट हो चुका है। तो अब परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हो रही है, एक तो एनडीए में भी, और अगर ये प्रभाव जनता के बीच जाता है तो बीजेपी के लिए और मुश्किलें होंगी। आप बीच में हैं, किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से आप देख रहे हैं परिस्थितियों को? दीपक जी, अभी ऐसा कह नहीं सकते कि पारस जी हमारे पार्टी में नहीं है। पारस जी को भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनको 2.5 साल आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया और सबकी अपनी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। पारस जी ने अपनी बात रखी है, अब बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि पारस जी हमारे पार्टी से हट गए हैं। उनका कभी आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो ये बयान नहीं है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए या छोड़ दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका ख्याल रखते हैं। बातें चल रही है, कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष भी निकलेगा और आप लोगों के बीच आएगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखिए। और जो हमारे एनडीए के भाई हैं एक मुश्त है और हम लोगों का टारगेट है 40 की 40 लोकसभा सीट हम लोग बिहार से जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए देना है। हम लोग का टारगेट है कि किस तरह
हम लोग एनडीए को 40 की 40 सीट देंगे। पिछले बार आपने देखा होगा कि 2019 में हमने 40 में से 39 सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए थे। इस बार तो हमने उससे बढ़ चढ़ करके काम किए हैं, जनता के बीच हम लोग गए हुए हैं। तो हम लोग को यकीन है कि जनता इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के 40 की 40 सीट देगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए पूनम जी, ये तो स्पष्ट कर दिया है बीजेपी ने कि उनके लिए छोटी बड़ी सभी पार्टियां महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति एक एक दल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीतन राम मांझी को भी एक सीट दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट दिया गया, तो ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन समस्या ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति आपकी तरफ से छिटकता है तो ये एक का नुकसान नहीं होगा, दूसरी तरफ वो जाकर जुड़ जाता है तो आपको दो का नुकसान होगा, एक अपने गवाया और दूसरा विरोधी खेमे में एक जुड़ा। तो ये दो नुकसान ना हो पार्टी के लिए, इसके लिए प्रयास हो रहा है क्या? बिल्कुल, हमारे साथ पारस जी हैं और आगे भी रहेंगे। लगातार हम लोगों की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उनसे बातें चल रही है, वो संपर्क में भी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। अभी तो हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं और उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जो ब्रेक से पहले खड़े हुए थे कि आखिर तालमेल का अभाव रहेगा तो फिर सबके साथ 40 की 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। पहले तो राजेश जी आपके पास आते हैं, और तालमेल क्या बना हुआ है, बना रहेगा, और अगर ये तालमेल आरएलजेपी के साथ बनाने की कोशिश हुई तो क्या कुछ गलत है? दीपक जी, कहने का मतलब है कि राजनीति में जिसके पास धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, धीरता नहीं है, राजनीति में वो कितना दिन टिक सकता है? अरे भाई, एक बार आपको लड़ने का मौका अगर नहीं मिल रहा है और एनडीए के विचारधारा से आप पूरी तरह सहमत हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो क्या इसका मतलब कि गठबंधन से बाहर होने का रास्ता देखें, या गठबंधन की विचारधारा से अलग होना कितना मुनासिब है? बहुत बड़ा सवाल है ना। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ विचार किया जा रहा है चंदन जी? देखिए दीपक जी, या सिर्फ आरोप लग रहा है आपको? इतना विरोधाभास है कि चिराग पासवान 2020 में जब एनडीए के तरफ से उनको 25 सीट मिल रहा था तो कहकर बाहर निकल गए उस गठबंधन से और 136 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें ज्यादातर सीट जनता दल यूनाइटेड की थी और 135 सीट पर इनका जमानत जब्त हुआ। उसमें 6 सीट वो बीजेपी के भी खिलाफ लड़े और उसमें वो जो है कि वहां के प्रत्याशियों को हराने का काम किए। तो आज ऐसे लोग जब प्रश्न उठाते हैं तो बड़ा आश्चर्य और हास्यास्पद है, जिनकी खुद की जमीन उस समय खिसकी हुई थी, जो सड़क पर थे, ठोकर खा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो आज हम क्यों ना समझे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमको अपने मंत्रिमंडल में रखे, इसके लिए हम कोटि कोटि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि हमको मंत्रिपरिषद में रखकर हमारा सम्मान बढ़ाए। लेकिन चिराग पासवान की गलत नीतियों को कभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। और हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है और वो अपने जीते जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वहां अपना विरासत सौंप के गए थे, वहां से हमको कोई डिगा नहीं सकता है। लड़ाई इस तरह से होगी, लड़ाई इस तरह से होगी। राजेश जी आपके पास आएंगे। चंदन जी यही परिस्थितियों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उसको आप आगे बढ़ाइए, आप खत्म मत कीजिए। सवाल तो यही है ना कि अगर एनडीए ने हाजीपुर सीट किसी दल विशेष को अलॉट कर दी है तो अब क्या उम्मीद की जा रही है कि उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, लेकिन मुकाबले के लिए मैदान में होंगे। देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर की जनता का ख्याल रखने के लिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो सौंप के गए थे। हाजीपुर हमसे छीनना, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लकीर को छोटा करना होगा और ये हम कदापि नहीं करने देंगे। देखिए बिहार वो धरती है जहां बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, लेकिन हार स्वीकार नहीं किए थे। जरूर हमारे नेता का उम्र 70 हो गया होगा, लेकिन लड़ाई इतना घनघोर होगा
कि याद आ जाएगा कि राजनीति में देखिए, आप हवाबाजी अलग विषय होता है, लेकिन धरातल पर जहां मैनेजमेंट का होता है, चिराग पासवान अगर सदन में आज पहुंचे तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बूथ मैनेजमेंट की वजह से थे। तो इनको तो समझ में आ जाएगा कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का 5 सीट है, वहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिस समय लड़ाई लड़ेगी, इनको एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से धरातल पर चंदन जी, इतना तो तय है कि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस चुनावी मैदान में होंगे, चाहे एनडीए अपने फैसले पर पुनर्विचार करे या ना करे। इतना तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे नेता वहां से चुनाव हर हालत में लड़ेंगे। चूंकि देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे नेता को कहकर गए हाजीपुर तुमको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। जवाब आपसे लेंगे राजेश जी। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते चिराग पासवान को जमुई से स्थापित किए थे। आज चिराग पासवान अगर जमुई छोड़कर भाग खड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि 10 साल में चिराग पासवान जमुई में घूमने तक नहीं गए और वहां की जनता ने इनका लापता का पोस्टर तक लगाया। तो चिराग पासवान ये समझ चुके हैं कि जमुई में वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। चंदन जी, राजेश जी की सुन लेते हैं बात। हाजीपुर आकर चुनाव जीतना चाहते हैं और यहाँ भी वो चुनाव हारेंगे, ये निश्चित है। चंदन जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। राजेश जी, कैसे होगा मुकाबला? जमुई आज भी हमारी सीट है, कल भी हमारी सीट थी और इस बार जमुई में और भारी अंतर से हम लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। वो तो आपको अलॉट हुआ है। चंदन जी है, आ रहे एक बार पूनम जी के पास चलते हैं। रामविलास के नहीं, बिल्कुल चंदन जी, ये जवाब हम लेंगे राजेश जी से। उन्हीं का चरण आचमन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी से सब अच्छा हो गया है। 2 दिन पहले जब वैशाली की सभा में आए तो पानी पी कर कोसते कि बिहार में जितने भी गठबंधन और दल आए हैं उन सभी ने भ्रष्टाचार किया है। आज चिराग पासवान के लिए भ्रष्टाचार के मायने बदल गए। चलिए, एक सवाल पूनम जी से ले लेते हैं। 1 सेकंड राजेश जी, आपके पास आएंगे। चंदन जी का सवाल, उसका जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन पूनम जी आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या पुनर्विचार की कोई संभावना है? क्या बीजेपी पर दबाव बनाकर कुछ करवाया जा सकता है? देखिए दीपक जी, इसमें दबाव बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बातें चल रही है और हमारे शीर्ष नेतृत्व पारस जी से संपर्क में है, बातें लगातार हो रही है। तो यदि उनकी कुछ मांगे हैं तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी से अलग किया जाएगा, अलग रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका हमेशा ख्याल रखा है। यदि ख्याल नहीं रखे होते तो उनको प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट विस्तार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए होते, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका ख्याल रखे हैं, आगे भी रखेंगे। इसलिए हम अपने गठबंधन धर्म के पालन करते हुए पारस जी से भी आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो भी बातें चल रही है उसको आप गंभीरता से लीजिए। लेकिन इतना तो तय है, विनोद तावड़े जी ने साफ कहा है कि जो तय हो गया है सो हो गया है, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहरहाल राजेश जी, चंदन जी का सवाल ये था कि जब आप विरोधी प्रत्याशी उतार सकते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं और एनडीए के विरोध के तौर पर उसे कैसे देखेंगे? नहीं, हमने कहां उतारा? अरे भाई, हम एनडीए के बाहर रहकर लड़े हैं, हम अकेले सीट पर लड़े हैं, किसी दूसरे गठबंधन में जाके नहीं लड़े हैं। दीपक जी, ये बहुत बड़ा बेसिक फर्क है कि हम किसी दूसरे गठबंधन में जाकर लड़ने की बात कर रहे हैं प्रेस के सामने, पूरे देश के सामने। क्या हम सत्ताजीवी हो गए हैं? अपनी कुर्सी के लिए एनडीए को साथ पे रख के बाहर निकल जाएंगे? देखिए, क्या विचारधारा खत्म हो गया एक दिन में? यूनाइटेड के सामने तो प्रत्याशी मंत्री खड़ा पद किए ही, जाते ही खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ में खड़े किए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी में उनकी आस्था भंग हो गई। भारतीय जनता पार्टी के ही क्या भाजपा की सीट नीतियों पर से जाकर अब अपना उनका कोई प्रत्याशी ताल्लुकात देते नहीं रहा? हैं। माननीय प्रधानमंत्री बिहार में 3 सभा करते हैं, औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया। चिराग पासवान सभा में नहीं जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कहे भाई, कि सत्ताजीवी लोग हैं, पासवान सत्ता के बाहर ये नहीं रह सकते हैं, नहीं, दुर्भाग्य है नहीं हो इनका। सकते हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस अब जहां जाना है ये जा सकते चलिए, हैं। तो कौन कितना शुभ चिंतक है और नीति के साथ किसकी नीयत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई टीका टिप्पणी कर सके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम विवादों का जल्द से जल्द निपटारा होगा और परिस्थितियां स्पष्ट होंगी आरएलजेपी के लिए भी, क्योंकि अभी वो विचार विमर्श की स्थिति में है, आगे के विकल्प तलाश रहे हैं।
लेकिन देखना होगा कि ये विकल्प क्या उन्हें एनडीए से दूर ले जाता है, और इतना दूर कि वो विरोधी के तौर पर नजर आने लगते हैं। अभी तक तो वो साथ खड़े हैं। चुनाव काफ़ी कुछ करवा देता है और समय चुनाव का है, तो देखते रहेंगे या क्या कुछ होता है। सवाल यूं ही खड़े होते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।